सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। कविता और क्रांति। देशपांडे जी मुझे क्षमा करें, मेरा भी परिचय कराया गया है शाहिर के रूप में। कविता और भ्रांति तो साथ साथ चल सकती है, मगर कविता और क्रांति का साथ चलना बहुत मुश्किल है। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन, ऊंची उड़ान, और कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाए, वास्तविकता से नाता टूट जाए, तो कभी कोई शिकायत नहीं होगी। उसके आलोचक भी इस बात के लिए उसकी टीका नहीं करेंगे। मगर सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी, मगर उन्होंने यथार्थ की धरती से कभी नाता नहीं तोड़ा। मैंने सेल्युलर जेल में, अंडमान द्वीप में वो कोठरी देखी है जिसमें सावरकर जी को अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंश तिल तिल जलकर मिटाना पड़ा था। सावरकर जी की अतिरिक्त सुरक्षा का प्रबंध था। कमरे के बाहर कोठरी, काल कोठरी के बाहर एक कोठरी, और कैदियों से तो दालान में जाकर मिला जा सकता था। सावरकर जी की कोठरी के आगे भी एक कोठरी बनाकर सींचे खड़े कर दिए गए। सागर का किनारा, पता नहीं सागर और सावरकर का क्या संबंध था। गोदावरी ने भी सावरकर जी को प्रभावित किया था। वो जिस तरह से जहाज से सागर में कूद पड़े, स्वतंत्रता के लिए छलांग लगा दी, उत्ताल सागर की तरंगे, अनंत सागर, अपार जलराशि, कहां किनारा है, कौन सा ठिकाना मिलेगा, इसका भरोसा नहीं। मगर अंतःकरण में एक संकल्प, मैं पराधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प, ऐसा पराक्रम, ऐसा पौरुष, सागर से दो दो हाथ करने का फैसला, और फिर उन्हें सागर के किनारे काले पानी की सजा।
मैंने वो कोलू भी देखा है जिसमें कैदियों को जोत कर तेल निकालना पड़ता था। सावरकर जी ने अपनी जीवनी में इन सारे प्रसंगों का उल्लेख किया है। मगर उस सागर के किनारे जेल में बंद सावरकर चांद से बातें करते थे, चांद को लहना देते थे, उपालंब देते थे, संदेश देते थे। उस समय की उनकी अनेक कविताएं ऐसी हैं जो विश्व के इतिहास में, विश्व के साहित्य में अपना स्थान रखती हैं। हमें इस होटल में रूम चाहिए, सिर्फ आज रात के लिए। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में रोशनी नाम की उन कविताओं में उद्वेग भी है, आवेग भी है, संवेग भी है। वो शब्दों के शिल्पी थे, मगर भावनाएं उदार। लक्ष्य को उन्होंने कभी आंखों से द्रोहित नहीं होने दिया। सावरकर जी से मेरा परिचय पहले कवि के नाते होगा। उनके क्रांतिकारी स्वरूप से तो सभी लोग अवगत थे। मुझे कविता में थोड़ी सी रुचि, संघ के साथ मेरा संपर्क, सावरकर जी की कविताओं का गायन। मेरे लिए मराठी समझना मुश्किल था, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयत्न किया। मैं ग्वालियर का हूं और ग्वालियर की अपनी मराठी है। वरचा मजला खाली आहे, ये पुणे वालों की समझ में नहीं आएगा। जो मजला नीचे कैसे हो सकता है, मगर ये ग्वालियर ने मराठी में जो योगदान दिया है, ये उसका सबूत है। मैंने सावरकर जी की कुछ कविताओं का हिंदी में अनुवाद करने का प्रयत्न किया। मैं चमत्कृत रह गया। कोई क्रांतिकारी होते हुए इतना अच्छा कवि कैसे हो सकता है? कोई कल्पना के आकाश में उड़ते हुए क्रांति की आग को कैसे धधका सकता है, सुलगा सकता है? मगर कल्पना की सृष्टि और यथार्थ की सृष्टि, दोनों का सावरकर ने समन्वय कर दिया। ये समन्वय बहुत कठिन है, मगर जैसा मैंने प्रारंभ में उल्लेख किया, सावरकर के जीवन की समग्रता ऐसे अनूठे गुणों से भरी हुई है। प्रखर राष्ट्रवाद, समझौता न करने वाला राष्ट्रवाद, जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पण कर देने वाला राष्ट्र प्रेम, मगर उसके साथ मूलगामी समाज सुधारक की भूमिका बैठक। कवि के बाद अगर सावरकर का कोई स्वरूप मुझे सबसे ज्यादा आकृष्ट करता है तो वो समाज सुधारक का रूप है। रत्नागिरी की नजरबंदी में उस समय लिखी गई कविताएं देखिए। बाल विधवा की पीड़ा, एक तो विधवा और उस पर बाल विधवा, पुनः
पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, ऐसी अभागी नारी कहां जाए। सावरकर बड़े बड़े प्रश्नों में उलझे थे। उस समय स्वतंत्रता से बढ़कर और कौन सा प्रश्न हो सकता था। मगर सावरकर दृष्टा भी थे, समाज के शिल्पकार भी थे, विकृतियों से लड़ने वाले योद्धा भी थे, कुरीतियों का निर्मूलन करने के लिए कटिबद्ध समाज सुधारक भी।